नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने कल ग्रामीण विकास अधिकारी अर्थात एडीओ के सिलेबस के संबंध में जो है डिस्कस किया था। उसमें हमने पूरा संपूर्ण सिलेबस क्या होगा और कितने वैकेंसी इस वर्ष जो है निकलने की संभावना है, उन सब पर चर्चा किया था। परीक्षा तिथि क्या होगा, ये जो कैलेंडर जारी किया गया है व्यापम, उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि 15 जून के आसपास जो है एग्जाम होना है। तो उससे पहले 2 महीने पहले अर्थात जो है अप्रैल में जो है वैकेंसी निकलने की पूरा संभावना है। तो उसी को टारगेट करके अभी हमारे पास टोटल जो है 4 मंथ है। तो देखिए 4 मंथ हमारे पास है, तो इन 4 मंथ में हम जो है 2 बार रिवाइज कर देंगे। तो देखिए अभी जो पहले के 2 मंथ है, तो पहले के 2 मंथ में तो अभी क्या नोटिफिकेशन जारी नहीं होने वाला है, तो 2 मंथ बाद ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इस 2 महीने में ही हम जो पहले के सिलेबस है, जो 2017 में जो एग्जाम हुआ है इससे पहले ईडीओ के, उस सिलेबस के अनुसार जो है उस सिलेबस को जो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे मात्र 2 महीने में। ठीक, तो उसी के आधार पे जो है हम टारगेट करके पढ़ेंगे पहले उस सिलेबस के आधार पर। कुछ सिलेबस में जो है चेंजेस हो सकता है, सिलेबस नया सिलेबस आने के पश्चात फिर जो है हम जो भी चेंजेस रहेगा और जो अपडेट करना रहेगा उन सब अपडेट को जो है हम एक साथ करते चलेंगे। ठीक, तो अभी जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना आवश्यक है। इस कारण से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे तेजी से हम जो है इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे जो हम सिलेबस डिस्कस किए थे, उसमें जो हमारा एक सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास संबंधी जो योजना है उसमें हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर उसमें दिया गया है, टोटल 5 चैप्टर में डिवाइड है। पहला जो सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास, उसमें का जो पहला चैप्टर है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, तो उसी चैप्टर को हम जो है आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम जिस बुक से पढ़ने वाले हैं, हम पहले से ही बताए थे आपको, कागज पब्लिकेशन की बुक है, वहीं से हम जो है पढ़ने वाले हैं इसे। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है इस बुक में। तो पहले तो हमारा ग्रामीण विकास सब्जेक्ट को दिया गया है। ग्रामीण विकास में जो हमारे सिलेबस में है 5 चैप्टर दिए गए थे, हम कल डिस्कस भी किए थे सिलेबस में। तो देखिए ये जो है 5 चैप्टर दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 5 चैप्टर को हम जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए आजीविका, दूसरा सब्जेक्ट है आजीविका। तो आजीविका को भी इसमें दिया गया है। तो आजीविका में कितने चैप्टर है देख सकते हैं आप, 6 चैप्टर जो है आजीविका में है, तो इसे कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात जो है पंचायती राज, तो पंचायती राज के टोटल 7 चैप्टर दिए गए हैं। तो इसमें सिर्फ पंचायती राज पढ़ना रहता है, नगरीय निकाय नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक, तो हम सिर्फ पंचायती राज को पढ़ेंगे। तो इसी सिलेबस के आधार पे जो है इस बुक को दिया गया है। तो इस बुक को जो है हम कंटिन्यू जिस चैप्टर वाइज दिया गया है, टॉपिक वाइज, उसी के आधार पे जो है इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें साथ साथ इसका डाटा जो है उसे हम अपडेट करते चलेंगे। जैसे जैसे हमारे पास और अलग से डाटा है इसके अलावा, और कुछ इसमें करेक्शन भी रहेगा, उन करेक्शन को भी हम ठीक करते चलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे जुड़ के जो है आप पढ़ते रहिएगा। देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें से आप बहुत ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो उसमें अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो है चैप्टर वाइज आपको पूरा पीडीएफ जो है क्लास होने के पश्चात आपको मिलता जाएगा उसमें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से। ठीक, तो देखिए पहला चैप्टर यहाँ दिया गया है ग्रामीण विकास की योजनाएं। तो ग्रामीण विकास की योजना, इसमें जो है प्रमुख जो योजना इस वर्ष जो जारी किए गए योजना है नए सरकार के द्वारा, वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो पहले से योजना चल रहे हैं उन सब योजना वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर साल जो है उन योजनाओं का लाभ जो है प्रत्येक ग्राम के जो है लाभार्थी हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। तो सभी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी योजनाओं को जो है यहाँ दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके संबंध में यहाँ दिया गया है, और अन्य योजनाएं रहेंगे जो इसमें नहीं दिया गया है उसको भी जो है हम अलग से फिर से पढ़ते जाएंगे। तो देखिए छूटेगा नहीं कुछ भी, जितना भी इंपॉर्टेंट है किसी और भी बुक से उन सबको जो है अलग हम वीडियो बना देंगे। इसमें जो दिया गया है इस बुक में उतना को एटलीस्ट अभी जो है पढ़ते जाएंगे योजना, क्योंकि एक साथ पढ़ने से सभी याद नहीं होते हैं। तो इसमें जितना दिया गया है उन सबको पढ़ते जाएंगे। देखिए इसे पढ़ने से पहले मैं आपको से कहूँगा कि आप जो है एक ब्लैंक पेपर और पेन लिख के बैठिएगा। तो एक ब्लैंक पेपर रखिए और पेन लिखिए। इसके अलावा जो इसमें दिया गया है उसके अलावा कुछ अपडेट करना रहेगा, उसे आप जो है अपने पास ब्लैंक पेज में लिख लीजिएगा, ताकि जो है आप उसमें अगर बुक खरीदे हुए हैं तो बुक में आप लिख के उसमें चिपका सकते हैं। और देखिए इसमें जो डाटा दिए रहेंगे जो है बजट 2023-24 के अनुसार है। 2024-25 का जो बजट आया था पिछले वर्ष का, उसके अनुसार जो है इसमें डाटा दिया रहेगा। बाकी जो नया बजट आएगा उसका डाटा अपडेट होगा, तो जब नया बजट आएगा उसके बाद जो है हम पूरे डाटा को जो है फिर से अपडेट करा देंगे। ठीक, तो आपको चिंता नहीं करना है कि डाटा जो है पुराना है करके, तो सबको हम अच्छे से अपडेट करा देंगे। अभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये योजना का उद्देश्य पात्रता सब वही रहेंगे, बाकी बस बजट वाला जो है वह चेंज होते जाएगा। तो अगर आप इस बुक को खरीद लेते हैं तो आपको नया बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप जुड़े रहेंगे तो आपको सभी डाटा जो है अपडेट हो जाएगा।
ठीक, तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। तो पहले चैप्टर में है ग्रामीण विकास की योजना, और इसमें जो पहला योजना दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यह 2024 में जारी किया गया योजना है। तो देखिए, नियत नीलानार परियोजना। तो ये नियत नीलानार परियोजना आप सभी जान रहे हैं, बस्तर क्षेत्र में जो है इसे जारी किया गया था। तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया योजना है। तो चलिए इसके संबंध में हम जो है पूरा डिटेल यहाँ पहले जो दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नियत नीलानार योजना, इसका अर्थ क्या होता है इसे समझिए। तो इसे हिंदी में कहा जाता है आपका अच्छा गांव योजना, और दूसरा जो है इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसे यूर गुड विलेज योजना के नाम से जानते हैं। तो ये दो नाम इसके और याद रखेंगे, नियत नीलानार योजना आपका अच्छा गांव, और दूसरा है यूर गुड विलेज। तो ये दोनों के नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ये जो है गांव को अच्छा बनाने के लिए जो है यह योजना लाया गया है। अब देखिए, इसका घोषणा कब किया गया था। तो देखिए, इसका घोषणा का तिथि आपको दिया गया है यहाँ 15 फरवरी। तो देखिए, इसकी घोषणा का तिथि जो है 15 फरवरी 2024 का है। और वही आप देखेंगे एक और पत्रिका आता है जनमन, तो गवर्नमेंट के जनमन पत्रिका जारी किया गया है। तो जनमन पत्रिका में इसी तिथि को दिया गया है 16 फरवरी। ठीक, तो 16 फरवरी भी दिया गया है। तो आप इसे जो है अपने ब्लैक पेज में लिख के रखें कि इस योजना का जो घोषणा जारी किया गया तिथि है वह जो है 16 फरवरी भी हो सकता है और 15 फरवरी, जो आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिखेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। अगर 15 फरवरी नहीं है 16 फरवरी है तो आप 16 फरवरी को लेंगे, अगर 16 नहीं है 15 फरवरी है तो 15 को लेंगे। ठीक, तो ये भी आप अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से क्या है, इसका उद्देश्य देखिए मुख्य रूप से तो इसका उद्देश्य जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसे गांव जिन तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचे हुए हैं और जिन तक अभी तक की जो है कुछ भी विकास नहीं पहुंचा है, उन गांवों में जो है वहाँ की एकीकृत विकास करना, जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनको, उन सभी योजनाओं को जो है इसी योजना के माध्यम से उन्हें उन तक पहुँचाना, इसी उद्देश्य से इसे लाया गया है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों में लोगों तक पहुँचाना। तो जहाँ दूर दराज एरिया में नक्सल प्रभावित, मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है ये, ठीक, जहां माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं उस एरिया के लिए योजना लाया गया है। जहां तक कोई भी योजना सरकार का नहीं पहुंच पाया है, जहां विकास कर पूरी तरह से रुका हुआ है, वहां जो है सभी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए यह योजना, नियत नीलानार योजना लाया गया है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आने वाले हैं। तो देखिए, माओवादी प्रभावित क्षेत्र, तो बस्तर के मुख्य रूप से 5 जिलों को रखा गया है, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। तो बस्तर में 7 जिले हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे, 7 जिले हैं, उसमें से जो है आप कोंडागांव और कोंडागांव बस्तर एक दूसरे से लगा हुआ जिला है। तो इन दोनों जिले को छोड़ के जो है बाकी जो 5 जिले बच गए, वो 5 जिले जो है इसके अंतर्गत आएंगे। और वो भी कहाँ, देखिए इन 5 जिलों में जो विकास कैंप या पुलिस कैंप लगा हुआ है, पुलिस कैंप लगा हुआ है, और वो भी कितने, 14 कैंप। याद रखेंगे, माओवादी प्रभावित क्षेत्र में 14 कैंप हैं। उन्हीं 14 कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों का विकास किया जाएगा। तो 5 किलोमीटर दायरे में स्थित गांवों का विकास कितने, 14 कैंपों के, इनका विकास किया जाना है, और वो जो है इन 5 जिलों में होंगे। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए, जो बजट में प्रावधान दिया गया है, तो देखिए बजट में कितना प्रावधान दिया गया है। प्रथम अनुपूरक बजट में 5 करोड़ रुपए की राशि प्रावधान किया गया था। 5 करोड़ राशि जो है इसके लिए प्रावधान किया गया था पहले अनुपूरक बजट में। देखिए, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लागू योजना है पीएम जनमन योजना। तो यही योजना पीएम जन योजना, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उन तक मूलभूत जो योजनाएं पहुंच नहीं पाते हैं उनके लिए ये पीएम जनमन योजना चलता है, जिसके माध्यम से उन्हें जो है सारी जो है सुविधाएं दिया जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार जैसे पीएम जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए लागू होता है, जिस प्रकार फायदा उससे मिला जाता है, उसी प्रकार जो है ये नियत नीलानार परियोजना से उनसे ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के लोगों को भी जो है इससे वही जो है लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो इसका अर्थ वही है। ठीक, अब देखिए इसके संबंध में आप और कुछ तथ्यों को याद रखेंगे इस योजना के संबंध में। तो देखिए, अगर आप जो है सर्च करेंगे तो इसके तहत जो है क्या क्या विकास करने वाला है पहले उसे समझ लीजिए। इसके अंतर्गत शिक्षा का सुविधा दिया जाएगा। शिक्षा सुविधा जो है क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया है, इन 5 किलोमीटर के दायरे में कितने, 14 कैंपों के लगने वाले 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों तक वहां शिक्षा सुविधा दिया जाएगा। वही स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं पहुंचा है तो स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। और वहीं क्या दिया जाएगा, बुनियादी सुविधा, तो बुनियादी संरचना का विकास किया जाएगा। बुनियादी संरचना में क्या क्या आ जाता है, सड़क आ जाता है, बिजली, पेयजल और सिंचाई। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये सभी सुविधाएं जो हैं इन गांवों तक नहीं पहुंचा हुआ है। साथ में आजीविका के अवसर भी दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा का भी दायित्व किया जाएगा। तो ये सभी जो है इस योजना के तहत करना है। और देखिए, साथ ही साथ जो है इस योजना के तहत जो पीडीएस, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसका भी पहुंच जो है कुछ गाँवों तक नहीं हुआ है, वहाँ इसे भी पहुँचाना इसका लक्ष्य रखा गया है।
तो देखिए इसी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो है टोटल कितने 54 जो है नए पीडीएस बनाए गए हैं, अर्थात जो उचित मूल्य की दुकान है वो 54 बनाए गए हैं, उचित मूल्य की दुकान, जिसके तहत जो है ये नियत नील परियोजना के अंतर्गत 54 नए दुकान बने हैं। उसमें से जो है इन जिलों में तो है ही, इन 5 जिलों में है, मुख्य रूप से 5 जिलों में है। उसके अलावा आपको जो है गरियाबंद, तो ये गरियाबंद जिले में भी जो है इसी का जो नियत नील योजना का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बनाए गए जो है दुकान है वह जो है आपको गरियाबंद भी मिलेगा। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि इसका अर्थ है कि इस योजना का विस्तार जो है गरियाबंद में भी किया जा चुका है। आप देखेंगे 54 में से जो है कुछ जो है दुकान जो है लगभग जो है 14 दुकान जो है कहाँ बना हुआ है, गरियाबंद में बना हुआ है। ठीक, तो इसका जो है अर्थ निकल रहा है कि गरियाबंद में भी जो है इसका विस्तार हो गया है। तो आप अगर ऑप्शन आ रहा है तो गरियाबंद में भी इसका विस्तार दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका नया डाटा जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना उसमें दिया रहेगा, उसके आधार पर हम फिर से पढ़ेंगे। तो इसमें दिखाया गया रहेगा कि गरियाबंद में जो है इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक, तो साथ ही साथ जो है इसका जो ये बजट का जो 5 करोड़ के प्रावधान है वो जो है फिर से चेंज हो जाएगा, तो इसे हम जो है आगे देखेंगे। अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि नियत नील लाभ योजना क्या है और इसके जो है कौन लाभार्थी होंगे। और देखिए इसमें क्या आपको डेट याद रखना है, तो ये 15 फरवरी को आप कैसे लिखेंगे याद। देखिए यहाँ 14 कैंपों के माध्यम से 14 कैंपों में 5 किलोमीटर की जो परिधि में आने वाले गाँव हैं उनका विकास करना है। तो 14 कैंप है, तो 14 के बाद एक 15 जोड़ देंगे, 14 में एक 15 जोड़ दिए, तो 15 फरवरी को जो है स्टार्ट किया गया था 2024 में। और देखिए ये 15 में से 5 ले लीजिए, 5 किलोमीटर की परिधि में किया जाएगा विकास। तो इतना चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक, और 5 जिलों के नाम भी याद रखना है 5 किलोमीटर से। तो ये जो है इतना सब आपको नियत नील परियोजना के संबंध में आपको याद रखना है। अब चलिए अगला योजना देखेंगे। अब हम लोग अगला योजना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कल्याण योजना है। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है। तो इससे पहले जो है इस योजना का नाम क्या था, इससे पहले योजना चल रहा था, ये कल्याण नहीं दिया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना था। और इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार में इसी योजना का क्या नाम था, तो यह नाम जो है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था। ठीक, तो राजीव गांधी के नाम पे जो जो योजना थे वो जो है अभी जो है मुख्य रूप से दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रख दिया गया है। तो उसमें से एक ये भी है। और देखिए यह योजना जो है सबसे पहले इसमें अभी आप कल्याण को हटा दीजिए, कल्याण को हटा दीजिए, कल्याण से पहले तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर जो योजना है वह कब से जारी किया गया था, तो याद रखेंगे वह जो है 10 दिसंबर। तो आप अपने पेज में इसे भी नोट कीजिए, 10 दिसंबर 2024 से जो है कौन सी योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना चल रहा था। ठीक, जो जांजगीर चांपा से प्रारंभ किया गया था। ठीक, जांजगीर चांपा से प्रारंभ किया गया था और इस योजना के तहत भी वही सब जो है क्या दिया जा रहा था, प्रावधान किए गए थे जो है इस योजना में दिए गए हैं। अब चलिए अब देखते हैं अब इस योजना को। तो देखिए इसी योजना को जो है नया नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसमें क्या जुड़ गया है, ये कल्याण, तो मजदूर कल्याण योजना हो गया है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 20 जनवरी 2025 को किया गया है। 20 जनवरी 2025 को इसका उद्देश्य है भूमिहीन कृषि मजदूर को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना जो है प्रारंभ किया गया है। इसके लिए लाभार्थी को क्या प्रदान किया जाएगा देख सकते हैं आप। तो छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ठीक, तो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इससे पहले जो योजना चल रहा था उसमें भी यही दिया जा रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे। तो देखिए वनोपज संग्राहक रहेंगे, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी सहित सभी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक, देख तो एक तो जो कृषक हैं और जिनके पास भूमि नहीं है तो भूमिहीन कृषक रहेंगे। उसके अलावा ये वनोपज संग्राहक और जो भी बाकी दिए गए हैं वो सभी जो है इसके पात्र रहेंगे। ठीक, तो ये लाभार्थी पात्र हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय में पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी, पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी इन्हें भी जो है इसी योजना में शामिल किया गया है। ठीक, तो ये सभी जो है इस योजना के लाभार्थी रहेंगे। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसके संबंध में विशेष तथ्य याद रखेंगे। इस योजना के तहत राज्य के 5,62,112, तो याद कितने हैं डाटाओं को यहाँ याद रखना है। योजना में महत्वपूर्ण होते हैं डाटा। तो 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इतना डाटा, इतने जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार हैं उन्हें जो है सालाना जो है 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किया जाएगा इसी योजना के तहत। तो इस योजना का तिथि आप याद रखेंगे। नया वाला तिथि कितना है, 20 जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में है 20 जनवरी को। ठीक, और इससे पहले जो चल रहा था वो कब था, 10 दिसंबर 2024 को। ये कल्याण को हटा दीजिए। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना था जो 10 दिसंबर 2024 को जांजगीर चांपा से प्रारंभ किया गया था। ठीक, जांजगीर चांपा से किया गया था। तो इतना तथ्य को आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए, अब अगला हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ के जो है अच्छे से डाटा दिया गया है इसमें, तो ज़्यादा कुछ डिटेल देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इसे देखते हैं।
श्रद्धांजलि योजना। तो श्रद्धांजलि योजना बहुत पुराना योजना है। यह जो है 2016 से चल रहा है। तो जुलाई 2016 में श्रद्धांजलि योजना प्रारंभ किया गया था। देखिए श्रद्धांजलि योजना के तहत क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो स्वतः शामिल सूचकांक कौन से उसमें सूचकांक में शामिल हो, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना। तो सामाजिक 2011 की जनगणना के अनुसार जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत रूप से जो है जातिगत जनगणना में शामिल हो, 2011 की जनगणना में जो है सामाजिक, आर्थिक और जातिगत रूप से जो है किसके गरीब, तो गरीब श्रेणी में शामिल हो, अर्थात बीपीएल परिवार में आते हैं। तो बीपीएल परिवार धारक जो बीपीएल धारक जो परिवार हैं उन्हें जो है यह योजना प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना में क्या होगा, आप देखिए श्रद्धांजलि योजना। तो देखिए श्रद्धांजलि जैसे नाम है उसी के आधार से आपको श्रद्धांजलि देखना है। तो इसमें श्रद्धांजलि के अर्थ है अगर परिवार के मुखिया का या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मृतक परिवार को 2000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि दिया जाता है। तो श्रद्धांजलि स्वरूप दिया जाता है अगर परिवार के किसी मुखिया का या फिर उसके घर के जो है कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस परिवार को जो है अंतिम संस्कार करने हेतु तुरंत जो है एक मुफ्त 2000 रुपये की जो है यहाँ सहायता राशि प्रदान किया जाता है। और देखिए इसके लिए उत्तरदायी कौन होंगे, तो इसके लिए उत्तरदायी जो है ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव होते हैं। तो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा जो है यह राशि जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो देखिए यह राशि सबसे पहले तो राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत को दिया जाता है और जिला पंचायत के माध्यम से जो है ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के माध्यम से लाभार्थी को प्रदान किया जाता है। देखिए इस योजना के तहत 2023-24 के बजट में जो है 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया था। तो इसी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जो है 2023-24 के बजट में किया गया था। अब अगला जो बजट आएगा 24-25 को उसमें देखेंगे जो है इसके लिए जो है कितना प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो इसे हम अपडेट करेंगे जब बजट आएगा उसके पश्चात। चलिए अब अगला योजना देखिए यहाँ स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। तो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना यह प्रारंभ हुआ था 20 जून 2013 को। तो यह भी बहुत पुराना योजना है, 20 जून 2013 को प्रारंभ किया गया था। इसका संचालन आप देख सकते हैं जनपद पंचायत स्तर पर किया जाता है। जनपद पंचायत स्तर पर इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विकासखंड स्तर पर, तो विकासखंड स्तर पर जो है इसका किया जाता है संचालन। ठीक, तो विकासखंड की संख्या कितने हमारे छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड है। तो इन 146 विकासखंडों के माध्यम से जो है इस योजना का जो है संचालन किया जाएगा। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को लागू किया गया है। देखिए इसके लिए क्या कौन पात्र होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 आयु वर्ग के युवा जो है इस योजना हेतु पात्र रहेंगे। तो इसमें क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण किस संबंध में दिया जाएगा, प्रशिक्षण आप देख सकते हैं। तो ग्रामीण युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण, अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। तो इसी के माध्यम से जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है, आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण ग्रामीण जो युवा हैं वो भी वर्ष देख लीजिए आप 15 से 35 आयु वर्ग के जो युवा हैं उन्हें जो है इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं, जो युवा शक्ति को राष्ट्र विकास के लिए एक जो है मजबूत तत्व साबित कर सके, इसके लिए जो है यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखिए यहाँ बजट में प्रावधान कितना किया गया था, तो 2023-24 बजट में जो है इस योजना के तहत 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया था। ठीक, तो ये जो है डाटा है आप याद रखेंगे। बाकी इस योजना के जो है ये जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहेंगे, इसके अंतर्गत कौन पात्र रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी तिथि 20 जून 2013, तो ये तिथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो और इसका संचालन किस स्तर पर किया जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, किस स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर या फिर इसी को दिया रहेगा विकासखंड स्तर दिया रहेगा, तो भी आपको उसी को टिक लगाना है। तो आप जो है इसके ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें आप याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला योजना देखते हैं। तो अगला योजना है मिनी स्टेडियम योजना। तो मिनी स्टेडियम योजना का प्रारंभ जो है 2015-16 से किया गया है। तो 2015-16 में जो है मिनी स्टेडियम प्रारंभ किया गया था इस योजना को। इसका उद्देश्य है ग्रामीण अंचल में निवासरत ग्रामीण युवकों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए। तो खेल के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों में जागरूकता लाने एवं प्रतिभागी को प्रोत्साहित करना तथा खेल के लिए उपयुक्त मैदान उपलब्ध कराना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खेल मैदान बनाने के लिए मिनी स्टेडियम योजना लाया गया था। इसके लिए पात्र कौन से होंगे, देखिए मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 3000 या उससे अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत
3000 या उससे अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में ही मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। मिनी स्टेडियम के लिए 3 से 5 एकड़ जमीन स्वीकृत किया जाएगा। तो 3 से 5 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा मिनी स्टेडियम, और इसके लिए पात्र गांव कौन सा रहेगा, जहां 3000 से अधिक जनसंख्या हो। ठीक, इसके आधार पर जो वहाँ मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। 2015-16 से प्रारंभ है। देखिए अभी तक जो डाटा दिए गए हैं नवंबर 2022 तक के, तो नवंबर 2022 तक के अभी तक जो है स्वीकृत मिनी स्टेडियम की संख्या 155 है। 155 मिनी स्टेडियम बनाने के लिए स्वीकृति दिया गया था, जिसमें अभी तक जो है 98, तो अभी एक तक के जो है 98 मिनी स्टेडियम कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें कुल लागत कितने का आया है, 58.926 करोड़ रुपए का जो है लागत आया है इस 98 मिनी स्टेडियम बनाने में। ठीक, तो ये जो है इस योजना की जो महत्वपूर्ण डाटे हैं वे हो गए। अब चलिए अगला देखिए, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो ये मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना यह 2015-16 में ये भी स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत इस योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने हेतु जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो तीनों स्तर पर दिया जाएगा, जिला, जनपद और पंचायत तीनों स्तर पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो है पंचायती राज में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें जो है अपने कार्य, उनका कर्तव्य क्या है, ये सभी जो है उनके अच्छे से पता रहे। इस कारण जो है वे जो है अच्छे अपने विकास कर्तव्य निभा सके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से जो है पूरा कर सके, जो गाँव के विकास में कार्य हो। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना लाया गया था 2015-16 में। इसी के तहत 2023-24 में बजट में 15 करोड़ रुपए जो है राशि आवंटित किया गया था इस योजना के लिए। अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायती पदाधिकारी हैं, उनके मानदेय में वृद्धि किया गया था 2023-24 में जो है इसकी वृद्धि किया गया था। तो अब देखिए वर्तमान में जो है इनका मानदेय राशि कितना है आप देख सकते हैं। तो देखिए जिला स्तर पे आप देख सकते हैं, पहले जिला स्तर में अध्यक्ष होते हैं उनका 25,000 है, उपाध्यक्ष का 15,000 है, सदस्य का जो है 10,000 है। तो ये जिला पंचायत स्तर में है 25, 15 और 10,000। वही जनपद पंचायत में देखिए 10,000, 6,000 और 5,000 है जो मानदेय राशि है वह। वही ग्राम पंचायत में जो है सरपंच का रहता है 4,000 रुपये और पंच का रहता है 500 रुपये। तो देखिए यहाँ उप सरपंच का अलग से नहीं रहता, जो पंच को मिलता है वही उप सरपंच को भी मिलता है। तो 500 पंच के लिए और 4,000 सरपंच के लिए रहता है। तो ये मान राशि है जो भी परिवर्तित किए गए हैं। तो ये नए मानदेय राशि है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इसका प्रारंभ कब किया गया था, 29 फरवरी 2024 को। तो देखिए 29 फरवरी को यह स्टार्ट किया गया था 2024 में। जैसे इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, तो सूर्य घर योजना का तात्पर्य यहाँ सौर बिजली से संबंधित है। तो सौर बिजली से संबंधित यह योजना है। तो चलिए इसका उद्देश्य क्या है उसे समझ लेते हैं। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह एक सौर ऊर्जा आधारित मुक्त बिजली योजना है। तो सौर ऊर्जा आधारित मुक्त बिजली देने के लिए यह योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को रोशनी करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। और प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ घरों में जो है प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए जो है यह योजना लाया गया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसके संबंध में आप विशेष तथ्यों को याद रखेंगे। सौर सिस्टम लगाने हेतु इसमें सब्सिडी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इसमें, सब्सिडी। तो देखिए सब्सिडी होता है एक और दूसरा होता है अनुदान। तो सब्सिडी और अनुदान में क्या अंतर होता है आप समझ लीजिए। तो सब्सिडी क्या होता है, अनुदान तो आप जान रहे होंगे कि अगर जो हम कोई एक राशि तय रहता है, जैसे गैस सिलेंडर का ले लीजिए, तो गैस सिलेंडर में हमें क्या मिलता है, सब्सिडी दिया जाता है। और वही जो है कुछ योजनाओं में अनुदान दिया जाता है। तो अनुदान क्या होता है, तो अनुदान जो है जब आप पेमेंट कर रहे हैं उसी में से आपको जो है कम कर दिया जाता है। जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें जो है आपको कम करके जो है पेमेंट किया जाता है, वह एक अनुदान होता है। उसके तहत जो है सरकार जो है उतना निश्चित अमाउंट जो है आपसे कुछ पेमेंट जो है, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है उसका जो है आपको 10,000 देना है। इसमें अगर आपको मान लिया जाए कि इसमें का जो है 50% अनुदान आपको दिया जा रहा है, किनके द्वारा, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा 50%। और वही कहा गया है 50% आपको सब्सिडी दिया जाएगा। तब आपको कैसे मिलेगा, इसका पेमेंट कैसे करना रहेगा, सब्सिडी दिया गया है तो आपको जो है पूरा जो 10,000 रुपये है उसको आपको पूरा पेमेंट करना रहेगा। अगर सब्सिडी की बात कहा गया है तो 10,000 अगर पूरा पेमेंट करेंगे, उसके बाद पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है इस योजना के तहत आपको 50% अर्थात जो है 5,000 रुपये जो है आपके खाते में जो है उसे सब्सिडी के माध्यम से वापस कर दिया जाता है। ठीक, और वही इसमें अनुदान में क्या होता है, अनुदान में अगर 50% अनुदान दिया जा रहा है तो उसका अगर मूल्य कितना है, 10,000 है, तो उसमें का 50% यहीं से कम हो जाएगा। आपको 50% सीधा जो है सरकार देंगे। इसमें से जो 5,000 रुपये है 50% को सरकार देंगे। उसके बाद जो है आपको सिर्फ कितना, 5,000 सिर्फ देना पड़ता है। ठीक, तो ये अनुदान होता है। और ये जो सब्सिडी होता है उसमें आपको पूरा पेमेंट करना रहता है। उसके पश्चात जो है आपके खाते में जो है जो सब्सिडी की राशि है वह जो है आता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, सब्सिडी और अनुदान क्या होता है उसमें अंतर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब
अगला इसके आगे समझते हैं हम। तो सौर सिस्टम लगाने हेतु क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक, निवेश इसमें 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाए। तो सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है इस योजना में निवेश किया जा रहा है। इसके महत्व क्या रहेंगे, तो देखिए यह जो है किस चीज़ों के विकास के लिए जो है लाया जा रहा है, तो आर्थिक रूप में बिजली बिल से मुक्ति के लिए। तो देखिए जो लाभार्थी रहेंगे उन्हें कभी भी बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में खुद जो है सौर पैनल के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा, तो उसके लिए आपको कभी भी बिजली बिल नहीं दिया जाएगा। तो आर्थिक रूप से बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगा। रोजगार में वृद्धि हो जाएगा। तो रोजगार में वृद्धि कैसे होगा, तो जो युवा हैं जिनके द्वारा जो है ये सौर ऊर्जा से संबंधित जो कोर्स किए गए हैं, सौर ऊर्जा से संबंधित जो है, तो उन्हें जो है इसको इंस्टॉल करने में, आपके छत में इंस्टॉल करने के लिए जो है एक टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंस्टॉल करने के लिए जिस टेक्नीशियन की जरूरत पड़े उन्हें रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, तो उनके रोजगार में वृद्धि होगा। विद्युत के परंपरागत स्रोत पर निर्भरता घटेगी। तो परंपरागत स्रोत में कौन कौन से आते हैं, जो कोयला वगैरह हो गया, ईंधन से जो यूज किया जाता है उससे बिजली बनाते हैं, तो वो परंपरागत स्रोत है। और ये जो है अपरंपरागत या फिर रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है सौर ऊर्जा से संबंधित। तो इसका जो है परंपरागत ऊर्जा में निर्भरता घटेगी और जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा का जो है उपयोग प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आर्थिक सशक्तिकरण। तो आर्थिक सशक्तिकरण यहाँ क्यों दिया गया है, देखिए जो बिजली आप बना रहे हैं, तो जितना आप बनाएगा, ये 300 यूनिट बन रहा है, उसमें से आप जो है जितना आपको इस्तेमाल करना है अपना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो बची हुई बिजली है उसे आप जो है बेच भी सकते हैं। तो देखिए इसे आपसे खरीदेगा कौन, तो इसे खरीदने के लिए जो अतिरिक्त बिजली को खरीदने के लिए जो है बिजली कंपनी है, तो बिजली वितरण कंपनी है डिस्कॉम। तो डिस्कॉम कंपनी द्वारा जो है इस बिजली को खरीदा जाएगा। इस योजना के तहत बनने वाली जो बिजली है, तो अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम कंपनी द्वारा जो है खरीदा जाएगा आपसे। ठीक, तो यह जो है इस योजना में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। तो ये सभी जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वह आपके सामने हैं। चलिए अब अगले योजना को देखेंगे हम। अगले योजना क्या है उसे देखते हैं। तो अगला योजना है अटल समरसत्ता भवन योजना। तो देखिए यह योजना बहुत पुराना योजना है, अटल समरसत्ता भवन। इस योजना को अभी जो है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में शामिल कर दिया गया है। तो इस योजना को हम जो है इसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत। तो देखिए इस योजना के तहत क्या किया जाता था, अब उसे समझ लेते हैं पहले से ही। तो देखिए अटल समरसत्ता भवन योजना के उद्देश्य क्या था, गाँव में सामाजिक कार्य संपन्न कराने के लिए बड़े भवनों की उपलब्ध सुनिश्चित कराना। देखिए गाँव में जो है बड़े बड़े सामाजिक कार्य के लिए जो सामुदायिक भवन बनाए जाते हैं, तो जो सामुदायिक या सामाजिक भवन बनाए जाते हैं वो इसी योजना के माध्यम से बनाए जाते थे, अटल समरसत्ता भवन योजना। और अभी भी जो है इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं। जो सामाजिक कार्य के लिए गांव में जो बड़े बड़े भवन बनते हैं वो इसी के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी सभी जो है गाँव के यूज कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ टैक्स है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया टैक्स, उस टैक्स को देकर जो है सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसके लिए क्या क्या पात्र आवश्यक है। तो इसके लिए देखिए 3,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में अटल समरसत्ता भवन की स्वीकृति दिया जाता है। तो इसके लिए भी देखा गया है कि 3,000 से अधिक आबादी वाले गांव में ही जो है यह योजना दिया जाएगा। तो 3,000 से अधिक जो जनसंख्या है उसी ग्राम में अटल समरसत्ता भवन का निर्माण किया जाता है। देखिए अभी तक जो है नवंबर 2023 तक के अभी तक 118 स्वीकृत किए गए हैं भवन को, जिनमें से 101 भवन निर्मित किया गया है, जिसमें 22.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक, तो इतना खर्चे में जो है 101 भवन जो है निर्मित किया जा चुका है। अब देखिए यह योजना कब शामिल किया गया है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में, तो आप देख सकते हैं 2016-17 में जो है इस योजना को शामिल किया गया था मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में। तो उम्मीद है कि आपको जो है यह योजना भी समझ आ गया होगा, अटल समरसत्ता भवन योजना। ठीक, तो यह योजना हो गया, इंपॉर्टेंट था ये भी। अब अगला देखिए, अगला योजना है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। तो यह भी बिजली से संबंधित योजना है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। यह 2014-15 में लाया गया योजना है। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत एवं भौतिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गाँव के गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य के लिए यह योजना लाया गया है। ठीक, तो गांव की गली में जो आंतरिक बिजली की आवश्यकता रहता है, तो उसी के लिए जो है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना 2014-15 से प्रारंभ किया गया था। इसके तहत जो है वित्त पोषण राज्य शासन द्वारा पूरा 100% जो है राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो यह सिर्फ राज्य शासन द्वारा जारी किया गया योजना है, तो पूरा 100% जो है राशि किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो है दिया जाता है। चलिए इस योजना के संबंध में और क्या क्या दिया है आप देख सकते हैं। राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है इस राशि को खर्च किया जाता है और अपने गांव में जो है गांव के गलियों में जो है विद्युत की उपलब्धता कराया जाता है। क्रियान्वयन देखिए, तो यह ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसके लिए जो है नोडल एजेंसी अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है। इसके तहत बजट में प्रावधान किया गया था। 2023-24 के बजट में 10 करोड़ रुपए राशि आवंटित किया गया था इस योजना हेतु। ठीक, तो याद रखेंगे आप कौन सा योजना है ये, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है।
अब अगला चलिए, अगला है जिला पंचायत विकास निधि योजना। तो देखिए इस योजना का प्रारंभ 2016-17 में किया गया था, जिला पंचायत विकास निधि है। और दूसरा इसके बाद देखेंगे हम जनपद पंचायत विकास निधि योजना। देखिए जिला पंचायत विकास निधि योजना 2016-17 में इसका उद्देश्य है योजना अंतर्गत जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण करने की स्वीकृति देना, क्षेत्र अंतर्गत पिछड़े हुए गांवों में विकास योजना का क्रियान्वयन करना तथा जिला पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु निधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। तो इनका जो प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है ये है। देखिए इसके अंतर्गत जो वित्त पोषण जो है इनके द्वारा किया जाता है, तो इसमें भी जो है राज्य शासन का 100% जो है राशि उपलब्ध कराया जाता है। तो राज्य शासन द्वारा पूरे जो है अमाउंट जो है दिया जाता है। और किनके माध्यम से, जिला पंचायत सीईओ को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ को महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से जो है यह योजना संचालित किया जाएगा। तो देखिए इसके माध्यम से इनको किन्हें किन्हें जो है कितनी राशि तक की जो है स्वीकृति देने का अधिकार होता है उसे दिया गया है। तो जिला पंचायत विकास का कार्य हेतु स्वीकृत राशि की अधिकारिता दिया गया है। तो किन किन को अधिकारियों को कितना अधिकार रहता है, देखिए जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्हें 15 लाख रुपए तक के जो है इस निधि से जो है वो क्या कर सकते हैं, 15 लाख रुपए तक के जो है काम करा सकते हैं। तो जो विकास कार्य है वो कितने, 15 लाख रुपए तक के जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, वही उपाध्यक्ष के माध्यम से 10 लाख रुपए तक के, और वही जो है सदस्य के माध्यम से 4 लाख रुपए तक के जो है काम कराए जा सकते हैं। और देखिए सभी के लिए इस निधि से पैसे निकालने के लिए आपको हमेशा ही किनके सिग्नेचर लगता है, जो पंचायत के जिला पंचायत के सीईओ हैं उनका सिग्नेचर लगता है। अगर कोई भी इसमें से अमाउंट निकालना है किसी भी स्तर पर, तो जिला पंचायत विकास निधि से कितना, अध्यक्ष का 15 लाख, उपाध्यक्ष का 10 लाख और सदस्य का 4 लाख तक के कार्य करा सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसके लिए जो है बजट में प्रावधान कितना किया गया है, तो 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है 2023-24 के बजट में। अब वही चलिए अब हम देखते हैं जनपद पंचायत विकास निधि योजना को। इसकी शुरुआत 2017-18 में किया गया था। इसका भी उद्देश्य वही रहेगा, जनपद पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यों को जनपद पंचायत द्वारा सक्षमता से पूर्ण किया जा सके, इसलिए जो है यह निधि योजना लाया गया है। तो जनपद पंचायत विकास कार्य हेतु स्वीकृति राशि की अधिकारिता आप देख लीजिए यहाँ, तो वहाँ कितना था, 25 लाख से स्टार्ट था। तो यहाँ देख लीजिए जनपद पंचायत अध्यक्ष को जो है 5 लाख का रहता है, तो वहाँ 15 लाख के लिए स्टार्ट था। 15 लाख, 10 लाख और 4 लाख था। तो यहाँ देखिए 5 लाख है, 3 लाख है उपाध्यक्ष का और 2 लाख जो है सदस्य का होता है। तो 5, 3 और 2, और वहाँ 15, 10 और 4 लाख तक की जो है उसमें जो रेंज था। ठीक, तो इसके माध्यम से जो है इतने अधिकारियों द्वारा इतने का जो है स्वीकृति दिया जाएगा। और इसमें भी तो जो जनपद पंचायत के जो सीईओ रहेंगे उनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहेगा। सीईओ के माध्यम से जो ही कोई भी अमाउंट जो है निकालते हैं निधि से, तो उनका सिग्नेचर आवश्यक होता है। ठीक, अब इसके लिए भी देख सकते हैं आप, इसमें जो है कितना प्रावधान किया गया है, तो 65.42, तो 65.42 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसमें 22 करोड़ का किया गया था मात्रा, इसमें 65, तो इसका जो है अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था। तो अनाज व्यवस्था इसका प्रारंभ किया गया है 2012-13 में। 2012-13 में प्रारंभ किया गया योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रदेश के सूखाग्रस्त तहसीलों के ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की यह योजना है। तो सूखाग्रस्त तहसील है, वहाँ के जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उन्हें जो है निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है अनाज। जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहेगा। तो देखिए हर ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल जो है चावल जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसीलिए कि अगर कोई भी सूखाग्रस्त तहसील है वहाँ अगर जरूरतमंदों के पास अगर अनाज उपलब्ध नहीं है, तो इसी 1 क्विंटल के माध्यम से जो है प्रत्येक परिवार को जो है 5 किलोग्राम दिया जाता है। तो 5 केजी जो है सरपंच, उप सरपंच, पंच के प्रमाणीकरण के आधार पर, तो इन तीनों अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर जो है 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उस परिवार को जहाँ जो है यह व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ सूखाग्रस्त पड़ने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई अनाज उपलब्ध नहीं है। तो इसके माध्यम से जो 1 क्विंटल का जो खाद्यान्न उपलब्ध करा रहते हैं ग्राम पंचायत में, उसी के माध्यम से 5 किलोग्राम दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और यह योजना महत्वपूर्ण है इसीलिए जो है आज भी यह योजना जो है जारी है। ठीक, तो चलिए अब अगला देखते हैं हम, स्वामी आत्मानंद वाचनालय। तो स्वामी आत्मानंद लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, वाचनालय बना रहा है। उसके माध्यम से जो है यह क्या योजना है, इसके माध्यम से क्या क्या किए गए हैं, इसके उद्देश्य देख सकते हैं हम। तो स्वामी आत्मानंद वाचनालय ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने, शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वामी आत्मानंद वाचनालय की व्यवस्था की जाएगी।
शिक्षा के प्रति व्यापक प्रचार हो, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पढ़ने लिखने की अभिरुचि बढ़ेगी। इससे देखिए वाचनालय रहेगा तो उनके व्यापक शिक्षा का प्रचार होगा और साथ में पढ़ने के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। वाचनालय में कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए कम से कम एक जो है दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है और प्रति वर्ष जो है 5,000 रुपए की स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए निर्धारित किया गया। तो प्रति वर्ष जो है इसमें 5,000 रुपए के जो है बुक वगैरह लाया जाएगा इस वाचनालय में। ठीक, तो 5,000 रुपए प्रति वर्ष जो है इसमें दिया जाएगा। तो ये जो है स्वामी आत्मानंद वाचनालय है। इसका कोई भी तिथि के संबंध में इसमें जानकारी नहीं दिया गया है, तो आप जो है इसमें तिथि याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया है 2012 में। तो इस प्राधिकरण के भी जो क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वे जो है मुख्यमंत्री रहेंगे पदेन रूप से। अब देखिए इसका गठन कब किया गया था? 2012 में। और इसका पुनर्गठन कब किया गया है? पुनर्गठन जो है 2020 में। तो 2 दिसंबर 2020 को आप याद रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये 2012 में गठित किया गया था, उसे फिर बाद में खत्म कर दिया गया, उसे पुनर्गठन करके जो है दिसंबर 2020 में जो है फिर से इसे प्रारंभ किया गया है इस प्राधिकरण को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों में त्वरित व संग्रामीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह योजना जो है इसका स्थापना किया गया है। तो यह एक प्राधिकरण है। तो विकास प्राधिकरण की स्थापना क्या किया गया है? ग्रामीण अंचलों में त्वरित व सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया है। देखिए इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल इनसे संबंधित जो है सुविधाएं जो है प्रदान किए जाते हैं इस प्राधिकरण के माध्यम से। देखिए स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवा, पोषण, ये सामुदायिक व व्यक्तिगत रूप से जो है प्रदान किए जाते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्राधिकरण के माध्यम से। शिक्षा में देखिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, शाला भवनों का रख रखाव, लैब उपकरणों का क्रय, खेल सामग्री का क्रय, छात्रावास आश्रमों का रख रखाव, ये सब कार्य भी जो है इसी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो है निरीक्षण किया जाता है और इसका क्रियान्वयन भी किया जाता है। उसके बाद देखिए पेयजल में जल संरक्षण, लघु एवं सूक्ष्म योजनाएं। तो पेयजल से संबंधित जितने भी योजनाएं चल रहे हैं वे सभी जो है इसी के माध्यम से किए जाते हैं। विकास प्राधिकरण जो है इनके ग्रामीण राज्य के ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण है उनके माध्यम से। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल ये 3 महत्वपूर्ण जो है ये किनके द्वारा इस प्राधिकरण के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए इसके माध्यम से और क्या क्या है। तो इसमें जो है पशु सेवा से संबंधित कार्य भी शामिल रहेंगे। कौन से? जैसे पशु सेवा से संबंधित चारा उत्पादन, पशु का टीकाकरण, गोबर खाद का निर्माण करना, कांजी हाउस का निर्माण करना, गोठान निर्माण करना, ये सभी इनके अंतर्गत आएंगे। जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देना भी, गरीबी उन्मूलन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन का कार्य भी जो है इस विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। तो ये गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? अगर उनके आय में वृद्धि किया जाए तो आय में वृद्धि करने के लिए लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना होगा, खाद्य प्रसंस्करण संस्करण इकाई की स्थापना करना होगा, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज प्लांट बनाना होगा, पौधा संरक्षण संयंत्र बनाना होगा। तो इनके माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया जाएगा। कौशल उन्नयन के लिए ग्रामीण अंचलों में लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना होगा ताकि उनके कौशल का उन्नयन हो। और अगला देखिए सर उपकरण का क्रय। तो सर उपकरणों का क्रय भी इसी में शामिल रहता है। सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को रख रखाव एवं जीर्णोद्धार करने का दायित्व भी इसी प्राधिकरण का रहेगा। स्वच्छता संबंधित कार्य, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम संबंधी कार्य, तो ये सभी जो है इस प्राधिकरण की जो है प्रमुख कार्य हैं। ठीक, तो ये सभी जो है इस प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्राधिकरण को जो है कितने राशि स्वीकृत किया गया था। तो पिछले वर्ष 2022-23 में इसे स्वीकृत कार्य कितने 1033 कार्य जो 75.59 करोड़ में राशि स्वीकृत किया गया था। 2023-24 में 1202 स्वीकृत कार्य थे और कितने 75.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये हो गया ये जो विकास प्राधिकरण है इसके महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वे हो गए। अब चलिए अगला देखिए यहाँ दिया गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की जो क्षमता विकास है उसके लिए यह योजना लाया गया था 2016-17 में। यह एक राज्य पोषित योजना है। तो यह किसके? राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। इसका उद्देश्य इस योजना के माध्यम से प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण संस्था, पंचायत क्षेत्र में निर्मित भवनों का अतिरिक्त कार्य, सुविधा में वृद्धि, अधोसंरचना निर्माण, अनुरक्षण आदि कार्य जो है किया जाता है। इसका उद्देश्य है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था क्षमता विकास के लिए। ठीक, देखिए इसके लिए जो है 2023-24 में 20 करोड़ रुपए राशि आवंटित किया गया था। योजना अंतर्गत कुल 344 कार्य किए गए हैं जो 19.90 करोड़ की अनुशंसा पर किया गया है। तो 20 करोड़ में से 19.90 करोड़ रुपए का प्रयोग करके 344 कार्य किए गए हैं। इसमें जो है प्रशिक्षण संस्था बनाए गए हैं। तो मुख्य रूप से ये प्रशिक्षण जो ताकि जो पंचायती राज संस्था है उनकी क्षमता में विकास करने के लिए प्रशिक्षण संस्था और अधोसंरचना का विकास कर सके, इसके लिए जो है यह योजना लाया गया है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र।
तो देखिए यह ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र बहुत पहले से बना हुआ है। ये सबसे पहले कहाँ बना था? निमोरा रायपुर में। तो निमोरा रायपुर में, परंतु वर्तमान में इसका सेंटर चेंज हो गया है। तो सबको हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की भूमिका क्या है उसे पहले समझिए। तो यह ग्रामीण सड़क संपर्क नेटवर्क निर्माण के उपयुक्त प्रबंधन, परीक्षण, रख रखाव एवं अनुसंधान के द्वारा ग्रामीण जनों को उचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडीबी का अर्थ होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यह जो है एशियन डेवलपमेंट की वित्तीय सहायता से 5 राज्यों में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना। तो देखिए भारत के मात्र 5 राज्यों में जो है यह जो प्रशिक्षण संस्था अनुसंधान केंद्र है, यह जो बनाया गया है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, यह जो है 5 राज्यों में बनाया गया है। और किसकी सहायता से भी पूछा गया है? देखिए अगर पूछा जाए तो आप याद रहेंगे इंडिया एशियन डेवलप बैंक। तो एशियन डेवलप बैंक एडीबी की सहायता से जो है इस केंद्र को बनाया गया है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान को। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह किसके सहायता से बनाया गया है और कितने राज्यों में बना है? 5 राज्यों में। देखिए यह हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कहाँ बना हुआ है, कब बना हुआ है? तो दिसंबर 2014 में डॉक्टर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था, यह निमोरा रायपुर, तो रायपुर के निमोरा नामक स्थान पर जो है इसे संचालित किया गया था दिसंबर 2014 में। ठीक, 2014 में से यह बन गया था, 2014 से। इससे पहले भी यह जो है कब से बना गया था? तो इसका जो है 2001 में इसका आधारशिला रखा गया था, लगभग 2001 में मनमोहन सिंह द्वारा। और वो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2005 में। 2005 में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया। पहले शिलान्यास 2001 में रखा गया था और इसका उद्घाटन किया गया था कब? 2005 में। तो ये बहुत पुराना है। उसके बाद मुख्य रूप से इसका नाम जो है क्या रखा गया? डॉक्टर प्यारेलाल के नाम पे जो है रखा गया। हमारे छत्तीसगढ़ के जो है सहकारिता पुरुष कहा जाते हैं डॉक्टर प्यारेलाल, तो उनके नाम पे जो है दिसंबर 2015 में रखा गया था इसका नाम डॉक्टर प्यारेलाल पंचायत। और इसका जो है कहाँ है? निमोरा, रायपुर के निमोरा नामक स्थान पे जो है इसे संचालित किया गया था। अभी वर्तमान में यह कहाँ संचालित किया गया है देख सकते हैं, वर्तमान में ग्राम झांझ, तो नया रायपुर में है यह ग्राम झांझ नामक जो है ग्राम है, वहाँ नया रायपुर में इसे संचालित किया जा रहा है। तो ये इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट है, अपडेटेड फैक्ट है, आप इसे जो है नोट कर लेंगे। ठीक, हाईलाइट करके रख लेंगे अपने बुक में। उसके बाद देखिए इस बाकी जो है ये जो संस्था है उसके संबंध में हम डिटेल जो है इस चैप्टर के आखिरी में देखेंगे। अर्थात जो है कल की वीडियो में हम जो है जो आखिरी में दिया गया है इस चैप्टर, इस संस्था के संबंध में पूरा डिटेल दिया गया है, वहाँ हम देखेंगे। अभी जो ये योजना उसका उद्देश्य क्या है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए सड़कों के निर्माण की उपयोगी गुणवत्ता और मजबूत सड़क बनाने हेतु ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए अभियंतों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसमें जो ग्राम सड़क बनता है, ग्राम पंचायत में जो सड़क बनता है उस सड़क का आप नाम जान रहे होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से चलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहले यही योजना का नाम क्या था? इंदिरा गांधी ग्राम सड़क योजना के नाम से चलता था। अब जो क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो इसमें जो सड़क बनाने के लिए जो अभियंत्री रहेंगे, अर्थात जो इंजीनियर रहते हैं, तकनीकी इंजीनियर रहेंगे, तो उस इंजीनियरों को क्या दिया जाएगा? इसके तहत जो है तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पहला उद्देश्य इसका यही है, इस संस्था के माध्यम से ही उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा देखिए निर्मित ग्रामीण सड़कों एवं अन्य परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उनका कैसे जो है उनका प्रबंधन करना है, सड़कों का उन्हें क्या कैसे प्रबंधन करना है उसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ कम लागत वाली सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कार्य करना आवश्यक होता है। इसके लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है कि कम लागत की सड़कों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, वही जो सड़क है उन्हें हम कम लागत में कैसे बना सकते हैं और वो भी अच्छे गुणवत्ता के साथ। सूचना संचार कौशल के विकास हेतु आवश्यक प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, तो इसके लिए सूचना जो कौशल विकास है उसके लिए भी प्रबंधन के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। यांत्रिक अभियंता एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा इस संस्था के माध्यम से। सड़कों का निर्माण एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। तो इस संस्था के माध्यम से ही जो प्रयुक्त होता है सड़क निर्माण में जो भी सामग्री प्रयुक्त होता है उसके परीक्षण के लिए जो प्रयोगशाला होगा उसका भी निर्माण जो है इस संस्था के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, तो वो सभी सुविधा भी इस संस्था के माध्यम से कराया जाता है। इस संस्था का महत्वपूर्ण रोल रहता है किसमें? जो ग्राम पंचायत जो सड़क बनता है, तो ग्राम पंचायत में जो सड़क बनता है उसमें जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ग्राम जो सड़क बनता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस संस्था का। अब चलिए अगला देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है 2024 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना जो है महतारी वंदन योजना रहा है। तो महतारी वंदन योजना को पढ़ लेते हैं। तो यह कब शुरुआत किया गया था? तो देखिए मुख्य रूप से इसका शुरुआत माना जाता है 1 मार्च 2024 से। इसका जो है कब किया गया था? 10 मार्च 2024 को पहला किस्त जारी किया गया था। तो अगर आपको 1 मार्च डेट नहीं दिया गया है, 10 मार्च दिया गया है, तो आप 10 मार्च को आंसर लेंगे। 10 मार्च को पहली किस्त जारी करके जो है इस योजना का शुरुआत किया गया था। और यह योजना का शुरुआत 10 मार्च से जरूर हुआ है, पर यह प्रभावी कब से है? 1 मार्च। तो 1 मार्च से के डेट पे ही जो है जो अमाउंट को गिना जाता है कि जो
कितना दिया जाता है इस योजना में हम अभी देखेंगे कि 1,000 रुपये जो है प्रति माह जो है दिया जाता है सभी महिलाओं को। तो उसमें से जो राशि दिया जाता है वो 1 मार्च से, तो 1 मार्च से प्रभावी है, तो 1 मार्च से यह योजना प्रभावी है, इसलिए जो है 1 मार्च को लिया जा सकता है शुरुआत के लिए डेट। और अगर नहीं दिया है तो आप 10 मार्च को आंसर लगाएंगे, ठीक, क्योंकि प्रथम किस्त जो है 10 मार्च को जारी किया गया था। अब देखिए महतारी वंदन योजना का उद्देश्य आप सबको पता होगा, इसकी पात्रता भी सभी को पता होगा, तो ये सबसे हाईलाइट योजना है, तो इसके संबंध में आपको मुख्य रूप से जानकारी होगा ही। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक निर्भरता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके लिए पात्र कौन होंगे, 3 स्तर पर आप देख सकते हैं। पहला, जो विवाहित महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला जो विवाहित हो उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, आवेदन के कैलेंडर वर्ष, तो जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की तिथि से वह विवाहित महिला 21 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो 21 वर्ष से कम नहीं हो उन महिलाओं को दिया जाएगा। जिस वर्ष आवेदन कर रहे हैं उस वर्ष के जो कैलेंडर है उसका 1 जनवरी की तिथि को देखा जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त, तो ये तीनों प्रकार की महिला भी इसमें शामिल होती हैं। तो विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और परित्यक्त महिला, ये सभी जो है इनके लिए पात्र होंगे इस योजना के तहत। इस योजना में प्रावधान क्या किया गया है आप जानते ही हैं। प्रावधान इसके तहत प्रति माह राज्य की महिलाओं को, इसमें देखिए आयकर दाता महिला नहीं रहते हैं, तो आयकर दाता को छोड़ के तो जो भी महिला आयकर दाता हैं वे इसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो आयकर दाता महिला को छोड़कर सभी महिलाओं को 1,000 रुपये के मान से वर्ष में जो है 12,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। मासिक 1,000 रुपये और 12 साल में 12 माह है तो 12,000 रुपये जो है राशि प्रदान किया जाएगा 1 साल में इस योजना के तहत। देखिए वर्तमान सरकार द्वारा 3 फरवरी 2025 को, तो यहाँ दिया गया है, ये डाटा अभी मुझे ढूंढने से कहीं नहीं मिला है, ये 3 फरवरी 2025 का। तो जब अभी जो योजना का जो है बजट जारी किया जाएगा, बजट या इकोनॉमिक सर्वे में है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो है इसका जो है अच्छे से हम फिर से डिटेल देखेंगे इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा है इस बार एक बार आप पढ़ लीजिए कि 3 फरवरी 2025 को घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें महतारी वंदन योजना के स्व सहायता समूह के लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए तक की ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो देखिए 2.5 लाख रुपए तक की जो है ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण देने की घोषणा किया गया है, यह लिखा गया है यहाँ। तो यह परंतु इसका जानकारी मुझे कहीं भी ढूंढने से नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यह जो है कहाँ से प्राप्त किया गया जानकारी है, ठीक। इसके संबंध में एक जानकारी जो मुझे मिला है मैं आपको बता देता हूं। इसके संबंध में हम करंट अफेयर में पढ़े भी थे, तो इसके संबंध में एक और योजना चल रहा है, महतारी वंदन से संबंधित एक और योजना है जिसमें महतारी वंदन की जो सभी महिलाएं हैं उसके लिए पात्र होंगे। तो एक योजना चल रहा है जिसका नाम क्या है, महतारी शक्ति ऋण योजना। तो महतारी शक्ति ऋण योजना आप सभी पढ़े थे, हम करंट अफेयर में पढ़े थे महतारी शक्ति ऋण योजना। तो इसके माध्यम से क्या दिया जा रहा है, तो देखिए इस योजना के माध्यम से जो है 25,000 तक के, तो 25,000 तक के, देखिए यहाँ 2.5 लाख लिखा है इसीलिए जो है यह योजना हमें नहीं मिला है। तो 25,000 तक की जो है बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी किन्हें, मुख्य रूप से जो महतारी वंदन योजना में शामिल महिलाएं हैं उन्हीं महिलाओं को जो है 25,000 रुपए तक की जो है बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ऋण कौन दिया जाए, किनके द्वारा दिया जाएगा आप उसे भी जान लीजिए। तो यह ऋण जो है राज्य ग्रामीण विकास बैंक, तो राज्य के ग्रामीण विकास, तो राज्य ग्रामीण बैंक है उसके माध्यम से दिया जाएगा। तो राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से यह ऋण दिया जाएगा। देखिए इसमें जो है ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज जो है 7% के ब्याज से देना पड़ेगा, तो 7% ब्याज रहेगा। इसे आप जो है 40 आसान किस्तों में दे सकते हैं। तो 40 आसान किस्तों में महिलाओं द्वारा जो है इसको तो है जो लिया गया 25,000 का जो ऋण है उसे जो है वापस किया जा सकता है। और इसका ऋण देने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को जो है स्व आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें जो है व्यवसाय करने के लिए जो है यह ऋण उपलब्ध लिया जा सकता है, ठीक। तो ये कौन सी योजना के तहत है, महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत, ठीक। परंतु यहाँ कुछ अलग ही दिया गया है इसलिए यह हमें कहीं नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे सामाजिक सहायता कार्यक्रम से। तो अगले वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो कुछ और बचा हुआ है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर वो भी वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी जो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। बाकी आपका इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।